रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या है? रिग्रेशन के अंदर जिस तरह हमने क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम किया, वहाँ हम किसी भी डेटा की क्लास बताया करते थे। यहाँ हम कोई जो है एक कंटिन्यूस वैल्यू को जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे, कंटिन्यूस वैल्यू को। जैसे हमारे पास जो है बहुत सारा जो है वो प्राइसेस का डेटा है, जैसे इन दिस केस हमारे पास जो है ना वो हाउस प्राइसेस है, इसका हमारे पास डेटा है। तो वो हम उस प्रीवियस डेटा की बिहाफ पे नए फीचर्स के ऊपर जो है हाउस की प्राइस जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये एक सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है। सिर्फ हाउस प्राइस ही नहीं, ठीक है, हम स्टॉक प्राइस है, वेदर प्रेडिक्शंस है, कुछ टाइम सीरीज की बातें भी आ जाएंगी फिर इसके अंदर। अभी कीप सिंपल, अभी हम ये कह रहे हैं कि हम एक सिंगल वैल्यू प्रेडिक्शन के लिए जो है वो रिग्रेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। यानी एक्स वाई रिलेशनशिप भी जो होता है हमारे पास, तो बहुत सारे इनपुट दें, सिंगल वाई की वैल्यू जो है हमारे पास क्या निकलती है। तो रिग्रेशन कॉमन प्रॉब्लम है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूस वैल्यू, स्पीड ऑफ डिस्क्रीट लेवल, temperature tomorrow, meteorological data, but time that a software project will take. Don't confuse regression and algorithm logistic regression. दो नाम हम सुनते हैं, रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये जितने भी सॉफ्टमैक्स हैं, रेलू हैं और आपके पास जो है सिग्मॉइड है, ऑल दीज आर एक्टिवेशन फंक्शंस आर बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन या ये एक्टिवेशन फंक्शन दैट वाज द फीचर जो मैंने अब उससे क्लास निकाल के लिए। आमतौर पे एक्टिवेशन फंक्शन का क्या काम होता है कि वो लिनियरिटी को नॉन लिनियरिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी हमारा डाटा, अगर हमने कोई डिसीजन बाउंड्रीज बनानी है, किसी ने ग्रुप में भी शेयर किया था, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी, मैं आपको यहाँ ग्रुप में भी दिखा दूँ। अच्छा, उसमें जो है ना वो शो किया हुआ था, वो अंडरस्टैंड जो है वो बड़ी ये वाली जो है ये हमारे पास नजर आ रहा है। ये अभी हमारे पास जो है ये कि हमने एक डिसीजन बाउंड्री बनाना शुरू करी, क्लासीफाई करना शुरू किया हुआ है, लेकिन हमारी ये क्या है, अभी लीनियर है। ये लीनियर लाइन ड्रॉ होने की वजह से डाटा हमारा सही क्लासीफाई नहीं हो पा रहा, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ रही है कि डाटा हमारे पास सही क्लासीफाई जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो हमने इस लीनियर को नॉन लीनियर में कन्वर्ट जो है वो करना है, ताकि हमारी जो बाउंड्री बने क्लासिफिकेशन बाउंड्री वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, ज़्यादा एक्यूरेट हमारा डाटा जो है वो क्लासीफाई हो जाए। लाइक दिस दूसरी वाली पिक्चर में ये एक्टिवेशन फंक्शन हमारी उस लाइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये सारे ये दीज आर ड्यू टू जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये उसकी वजह से जो है ये लाइन जो है वो कन्वर्ट हो रही है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी वो इन्वेंशन थी जिसकी वजह से डीप लर्निंग जो है वो इवॉल्व हुई है इस हद तक कि आज जो है वो बोलबाला है हर तरफ टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ये दैट वाज बिग अचीवमेंट, ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था। अदरवाइज जो है वो हम कहानियाँ जो सुनते हैं डीप लर्निंग के हवाले से कि इसके आउटपुट जो है वो इतने अच्छे नहीं थे, लोगों ने इसको इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया था। और जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं नेचुरल जेन्युइनली वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बगैर ही चलते थे, तो उतने ज़्यादा बेहतर आउटपुट जो है वो नहीं है। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन इट्स नॉट अ रिग्रेशन एल्गोरिथम बट इट्स अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। नाम तो उसका रिग्रेशन है, लेकिन उसको एक बेसिकली क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। जैसे ओनली सिंपल जो रिग्रेशन है वो रिग्रेशन एल्गोरिथम, यानी रिग्रेशन एल्गोरिथम विल प्रेडिक्ट अ कंटिन्यूअस वैल्यू, ठीक है। जबकि जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स होते हैं वो सारे के सारे जो है हमको डिस्क्रीट लेवल जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं, बताते हैं। तो ये हमारे पास डाटा है बोस्टन हाउसिंग प्राइस डाटा, हाउसिंग प्राइस डाटा। ये यूएस
का इलाका है, ज़ाहिर है वो वहाँ के प्राइस डेटा है और कब के प्राइस हैं, बहुत पुराना डेटा है, बहुत ही पुराना 1970 के जो है ना ये प्राइस है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही कम डेटा है, तो 1970 की प्राइस है और कम डेटा, यानी ओनली 506 रिकॉर्ड, सिर्फ 506 रिकॉर्ड हैं इस पूरे डेटा सेट के अंदर। और यहाँ पर जो 13 फीचर्स हैं, 13 कॉलम्स हैं इस डेटा के अंदर और 506 रिकॉर्ड। इन 506 रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो हमने क्या करना है, ट्रेनिंग डेटा भी निकालना है, टेस्टिंग डेटा भी निकालना है, वैलिडेशन डेटा भी जो है वो निकालना है। तो ये कैसे, हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भाई डीप लर्निंग का के जो एल्गोरिदम्स हैं वो बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उनको फीड करना पड़ता है। तो इन दिस केस जब हमारे पास ये बड़ा डाटा सेट मौजूद नहीं है, और एक खुशाइन बात ये है कि हमारा ये डाटा सेट सारा न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो भी थोड़ी बहुत आसानी है हमारे लिए। लेकिन अगर ये डाटा जो है वो इमेजेस के हवाले से होता है या उस तरह के होता, थोड़ा वो, मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप जो है कॉलम्स के दरमियान जो है ज़रा मुश्किल हो जाता है, जो हमारे पास नॉन टेबुलर डाटा जो हमारे पास होता है। स्ट्रक्चर्ड डाटा अगर ना हो हमारे पास, ये स्ट्रक्चर्ड है, टेबुलर है, कॉलम्स 13 है और उसके अंदर जो है ना वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, तो डाटा जो है मॉडल के लिए थोड़ा एज कम्पेयर टू प्रीवियस डाटा सेट ये आसान डाटा सेट है। लेकिन फिर भी इशू है कि है बहुत कम। तो यहाँ पर अब जो हमने चीज़ें देखनी है वो ये है कि भाई ऐसा अगर हो जाए हमारे पास डाटा सेट जो है वो हमारे पास कम हो, ठीक है, तो इन दिस केस जो है वो हम कैसे मैनेज करेंगे अपने डीप लर्निंग मॉडल को। डीप लर्निंग मॉडल जो है वो किस तरह से जो है ना वर्क करेगा, वो क्या टेक्निक्स होंगी कि जो है उसके ऊपर रहते हुए हम कम डाटा के साथ भी जो है ना वो काम कर लें। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इशू अक्सर रहता है कि डाटा जो है हमारे पास मिनिमम होता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही जो हमारे पास पैक्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, ये डाटा जो है ना वो हमने डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको ले जाता हूँ वहाँ पर कोलैब के ऊपर। अच्छा, डाटा लोड हो रहा है, जब तक हम शेप वगैरह चेक करेंगे और क्या कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो तो हमारे पास जो 506 रिकॉर्ड है वो हम देख रहे हैं कि भी 404 रिकॉर्ड जो हैं वो ट्रेंड डेटा में है और 102 रिकॉर्ड जो है वो टेस्ट डेटा के अंदर जो है वो रख दिए, यानी बहुत कम डेटा है, लेकिन स्टिल काम किया गया। ट्रेनिंग टारगेट और टेस्ट टारगेट भी होंगे। तो टारगेट वैल्यूज हमें पता है, हमें जो ओरिजिनल वैल्यू होती है जो हमें प्रिडिक्ट करनी होती है एग्जैक्टली या नियरेस्ट इस वैल्यू की, ये ट्रेंड टारगेट जो है ज़रा ये भी कितने रिकॉर्ड्स होंगे, कितने हमारे पास 404 का हमारा डाटा है, तो 404 ये हमारी वाई वैल्यूज होंगी। ये हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है, यानी 15.2 थाउजेंड डॉलर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा है, अब प्रिपेयरिंग डाटा, जब हम डाटा सेट को देखते हैं तो
कुछ डेटा की प्री प्रोसेसिंग हमें जो है वो करनी है। प्री प्रोसेसिंग से मेरी क्या मुराद है कि हम ट्रेनिंग डेटा में से कोई जो है ना एक उठा लेते हैं, एक रिकॉर्ड उठा लेते हैं, हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कॉलम्स हमारे पास मौजूद। अच्छा, अब इशू क्या है होता है? इशू ये होता है कि हमारे पास जो कॉलम है, हर कॉलम की एक तो वैल्यूज की रेंज जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है। मतलब कि अगर एक कॉलम जो है वो, अगर आसान करने के लिए समझा दूं, एक कॉलम जो है वो सैलरीज का कॉलम है तो उसमें थाउजेंड की वैल्यूज आ रही है। एक कॉलम एजेस का कॉलम है तो उसके अंदर वैल्यूज 0 to 100 के दरमियान होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। एक कॉलम जो है वो किसी और चीज़ का है, इधर एज हो गई, सैलरी हो गई, तो ये हर कॉलम के अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, यानी उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज है वो बड़ी डिफरेंट होती है। अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना अच्छी फॉर्म के अंदर मॉडल को डाटा फीड करेंगे वो उतनी फास्ट लर्निंग करेगा और जल्दी जो है वो अपने टारगेट अचीव करेगा। अब सीन इसमें भी यही है कि हमारा जो डाटा सेट है उसके अंदर रेंज डिफरेंट है। अगर मैं इनकी रेंजेस को चेंज करूं, ठीक है, इसको हम कहते हैं डाटा को नॉर्मलाइज किया जाए, हर कॉलम की रेंज को जो है वो एक जैसी रेंज के अंदर ले आया जाए, उससे मॉडल की लर्निंग जो है वो आसान हो जाती है और फास्ट भी हो जाती है। बल्कि अगर अगर हमारे पास रेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर कॉलम की अलग अलग होंगी, जिस तरह यहाँ नज़र आ रहा है कि ये 1.2 3.9 91 या 18 या 307, तो ये अगर हर कॉलम की मिन, ये तो हर एक कॉलम है, पूरे पूरे कॉलम की अगर मिन मैक्स निकाल के चेक करूँ तो ये बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको हमने सबसे पहले डाटा को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, यहाँ भी यही लिखा हुआ है, अवॉइड स्प्रेड, बेस्ट प्रैक्टिस टू डील विद सच डाटा इज फीचर वाइज नॉर्मलाइजेशन, हर फीचर को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। क्या तरीका होता है? स्टैटिस्टिकली ट्रेनिंग डाटा की मीन, ट्रेनिंग डेटा का जो मीन है उसे पूरे डाटा से माइनस करा देंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से जो है उसको डिवाइड करा देंगे। अच्छा, बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। थोड़ा सा अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में इसको पढ़ा हो, क्या किया हमने, ट्रेंड डेटा का मीन निकाला सबसे पहले और फिर उस मीन ट्रेंड डेटा में से उस मीन को माइनस कर। जब मैं एक्सिस 0 कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हर कॉलम का मीन जो है वो निकल जाएगा। ये जो मीन मुझे क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न एन एरे ऑफ 13 कॉलम्स मीन। लाइक अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, ये आपके पास पहले कॉलम का मीन वैल्यू, दूसरे कॉलम की मीन वैल्यू, तीसरे कॉलम की, चौथे कॉलम की, 8 12 13 कॉलम्स की मीन वैल्यू जो है वो उसने दे दी। ठीक है, तो अब उस मीन वैल्यू को जब हम कह रहे हैं कि ट्रेंड डेटा में से क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो ठीक है, और फिर ट्रेनिंग डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाए पूरे डेटा, ट्रेनिंग डेटा का एक्सिस 0 पे, तो हर कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकल आएगा। अच्छा, मैं अब यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह तो आपको नहीं बता रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आपने इस कोर्स में ही जो है वो अच्छी तरह कवर किया हुआ है, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से जो है उसको डिवाइड कर दिया। तो अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे फर्क क्या पड़ेगा जब इसका आउटपुट देखेंगे, दोबारा अपने ट्रेनिंग डेटा को देखेंगे और जो आपका ट्रेनिंग डेटा बनेगा उसके बाद जो है वो आपका मीन वैल्यू जो है वो 0 आ रही होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1 आ रहा होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि अब अपने ट्रेंड डेटा का क्या चेक करें, मीन निकालें, तो अब ये नॉर्मलाइज हो चुका है। ठीक है, ये 2.6 एक्सपोनेंट की पावर -15
इट मीन्स के इट इज नियरली इक्वल टू 0 हो चुका है, 0.00000015 0 क्यों दिया है? जी एक्सिस 0 क्यों दिया है ये? क्यों दिया है देखिए, जब हम मुझे बताना पड़ेगा ना, मुझे कॉलम्स का मीन निकालना है या रॉस का मीन निकालना है। मुझे हर कॉलम का मीन निकालना है, और कॉलम जो है, एक कॉलम जो है वो किससे बना हुआ है, इज कंप्राइज ऑफ ऑल रॉस। एक कॉलम जो है उसकी सारी रॉज हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये उल्टा होता है, अगर आप कॉलम वाइज निकालना हो तो आपने एक्सिस जो है वो 0 देना पड़ेगा। 0 एक्सिस आमतौर पर एक्स एक्सिस कहते हैं, तो आपके जहन में आता है तो रॉ का निकालेगा, नहीं। एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि वो हर उस कॉलम की एक एक एक्सिस की वैल्यू लेता जाएगा। यानी ये हमारा कॉलम है, इसकी इस एक्सिस की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, और फिर इसका यूं निकालेगा। अगर मैं इसको 1 दे दूंगा तो फिर ये इधर वर्टिकल आपको जो है ना रिजल्ट दिखाएगा। यानी ये समझ लो कि इधर इस यूं, अगर इसको ही समझ ले, मैं इसको कॉलम समझ ले, तो इस पूरे रॉ को सिलेक्ट करने के बाद साइड में जो है वो उसका क्या दिखाएगा, मीन दिखाएगा इन फॉर्म ऑफ एक्सिस 1, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इसको यूं याद रख लें कि जब हमें कॉलम पे कैलकुलेट करना है तो एक्सिस 0 देंगे, रिवर्स चलेगा। जब हमें रॉ पे कैलकुलेट करना है तो एक्सिस जो है वो 1 देंगे। अच्छा, अब मीन वैल्यू क्या होगी, ये होगी इस तरह। अगर हमारे पास जो है वो ट्रेन अंडरस्कोर डाटा, मैं इसका जो है वो एसटीडी, अब एसटीडी कैलकुलेट करूँ, क्योंकि अब ट्रेन डेटा का जो है ना मामला क्या हो चुका है। तो आपके पास देखें स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ रहा है, ये भी तकरीबन 1 है। तो जब ये आपका डाटा इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जब उसकी मीन वैल्यू 0 हो चुकी है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1 हो चुका है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है उसकी। अगर इसको आप प्लॉट भी करेंगे तो आपका डाटा जो है वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ बेल शेप कर्व जो है वो आपको बनाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपने पूरे डाटा को जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब अगर मैं ट्रेंड डाटा का 0 चेक करूं, जिस तरह मेरे पास पहले न्यूमेरिकल जरा वैल्यूज आ रही थी, अब मेरे पास जो है ना कोई भी वैल्यू बहुत ज्यादा आउट नहीं आएगी, छोटी वैल्यूज नजर आ रही हैं, ठीक है। और उस कॉलम की वैल्यू को, अगर पूरे कॉलम को अगर मैं देख लूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्लाइड कर देता हूँ, एंड डाटा डॉट और जीरोस कॉलम 1, अच्छा नंपाई में, हाँ भाई स्लाइड बताएं जरा क्या लिखूं नंपाई में। सिंपल स्लाइसिंग बताएं, पहला कॉलम उठाना है ट्रेंड डेटा में से, मुझे क्या लिखूं? ऑल रॉज उठा लूं, कॉलम नंबर 0 जी, 0 0 उठा लूं, ठीक है। अब ये वैल्यूज हैं, देखिए सारी जो हैं वो डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं, 1 से बड़ी नहीं आ रही होगी, और ये पूरी जो है 406 वैल्यूज हैं जो क्या हो चुकी है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर क्या कर लिया, ये नॉर्मलाइज कर लिया है, स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज कर लिया डाटा को। क्या करते हैं, मीन से आपने सब्ट्रैक्ट कराना है और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करा देना है। आपका डाटा जो है वो नॉर्मलाइज फॉर्म हो जाएगा। नॉर्मलाइज फॉर्म का मतलब है कि हर कॉलम की रेंज जो है वो सेट हो जाएगी, एक सर्टेन रेंज के अंदर आ जाएगा, स्पाइक्स नहीं आ रहे होंगे डेटा के अंदर। अच्छा, फाइनली जब हमने ये कर लिया, अब नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। नेटवर्क बड़ा सिंपल है इसका, ठीक है।
आप लोगों में से कोई इस नेटवर्क को जल्दी से एक्सप्लेन करे सबके लिए। शाबाश, कौन कर रहा है? सर सीक्वेंशियल लेयर हम सीक्वेंशियल मॉडल हमने चूज़ करा है यस। और उसमें लेयर्स डेंस ले रहे हैं हम लोग, 64 नोड्स हैं। इनपुट लेयर के बाद जो नेक्स्ट हिडन लेयर होगी इसके 64 नोड्स होंगे उसमें। एक्टिवेशन फंक्शन रेलो है और इनपुट शेप हमने जी, इनपुट शेप के अंदर हमने बोला है कि ट्रेंड डेटा का शेप का 1 उठा लो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? तब सर ये 1 के बाद कॉमा क्यों? मतलब जो 13 फीचर्स हैं उसकी, हाँ हाँ हाँ, बोले बोले बोले, वो क्या जो भी समझ में आ रहा है बोल। 13 सही सही 13 बोल। फीचर्स हैं उसकी जो हाँ वो ऐसा ट्रेन डेटा, मतलब वो जा रहा है ऐसा ट्रेन डेटा। नहीं, देखो वो तो जा रहा है। इन्होंने कहा ट्रेंड डेटा डॉट, यहाँ पर हम आमतौर पे लिख सकते थे कि भाई इनपुट शेप जो है ना वो एक वेक्टर की फॉर्म में होगी, ठीक है, 13 कॉमा ऐसे लिखते थे ना पहले भी। हम लिखा 784 कॉमा, याद है? याद है। 1000 कॉमा, 10,000 कॉमा, यूं लिख सकते थे। अच्छा, इन्होंने इस वक्त क्या किया, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा डॉट शेप। मुझे बताएं, शेप जब मैं करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 404 आएगा। ये एक टपल आ रहा है, सही। ठीक है। इस टपल का 0 एलिमेंट क्या होगा? सर वो तो सैंपल एक्सेस होता है वो तो। 404 होगा। टपल, अगर मैं, ये जो टपल आया है मेरे पास, इसका मैं 0 एलिमेंट और 404 है। अगर 1 एलिमेंट उठाऊं तो क्या आएगा? 13 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टपल के अंदर, क्योंकि एक रो है और एक कॉलम है, मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स देने हैं अपने डेटा के अंदर, तो मैं हमेशा क्या लिखूंगा? ट्रेंड डेटा डॉट शेप, और शेप का इंडेक्स नंबर 1। तो ऑटोमेटिकली वो जितने भी कॉलम होंगे वहां पर क्या हो जाएंगे, वो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो शो हो जाएंगे। ऐसा ही है। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई ये डायनामिक हो गया ना। अगर डेटा के अंदर अब कॉलम अगर बढ़ा दिए जाएं, 15 कर दिए जाएं, तो यहाँ मुझे 15 लिखने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली क्या उठा लेगा वहां से? 15 उठा लेगा, 15 आएगा उसकी शेप में। सही। तो इस तरह लिख दिया उन्होंने। आप हार्ड कोडेड लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, 13 कॉमा लिख दें। अच्छा, अभी अगली लेयर में क्या हो रहा है? तो अगली लेयर में दोबारा हमने 64 नोड्स दिए हैं और हाँ, एक्टिवेशन फंक्शन रेलो है और इनपुट शेप देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट लेयर में ऑटोमेटिक जो है वो मॉडल हमारा इनपुट शेप उठा लेगा। जबरदस्त। और जो लास्ट लेयर है हमारी सर, उसमें हमने एक ही नोड दिया है क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो एक ही आएगा। हाँ, ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम रिग्रेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इन केस ऑफ रिग्रेशन वी प्रिडिक्ट अ सिंगल कंटिन्यूस वैल्यू। जब हमारा आउटपुट ही एक सिंगल कंटिन्यूस वैल्यू होगा तो वी नीड ओनली 1 नोड इन द फाइनल लेयर, ठीक है। चलिए और 64 की जगह हम, सॉरी 64 की जगह, बेटा बोलें पूरी बात। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, 64 की जगह कोई भी फिगर हम दे सकते हैं यहाँ। हाँ, जब आप अपना बेस लाइन मॉडल बना रहे होते हैं, बेस लाइन मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें आपको अंदाजा नहीं होता कि क्या कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट होगी। अभी आप काम करना शुरू कर रहे होते हैं, चलो शुरू तो करते हैं। तो यू हैव चॉइसेस कि भी 64 रखूँ, 34 रखूँ, तो वो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपका गुड लक कि आप जो स्टार्टिंग बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं उसी में आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए, वरना फिर आप जो है वो फिर दूसरी ट्राई मारेंगे कि उस कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाने की तरफ ले जाएंगे या कम करने की तरफ ले जाएंगे। तो 64 जो है ना, एक कोई कैलकुलेटेड चॉइस नहीं है। ये कोई फीचर्स या डेटा के साथ जो है ना कोई फार्मूला लगा के मैंने निकाल लिया कि 64 रखनी है, नहीं। इट्स ये आपका नोशन है, आपका ख्याल है, आपकी राय है, आपका एक्सपीरियंस है, जिसकी भी आप यहाँ सेलेक्ट करें। okay. एक और इम्पोर्टेंट बात कि लास्ट लेयर के ऊपर देयर इज नो एक्टिवेशन फंक्शन। देख रहे हैं?
अच्छा, इसकी भी क्या वजह है कि लास्ट लेयर पे एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है? क्योंकि वही बात है कि ये हम क्लासिफिकेशन वाली बाउंड्री लाइन नहीं खींच रहे हैं, जो हमें यहाँ पर जो है ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ जाए। हम ये सिंपल रिग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू हमने आगे पास ऑन कर देनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, हमें एग्जैक्ट प्राइस वैल्यू निकालनी है कि भाई ये चीज़ इतने की होगी या ये मकान इतने का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी। तो इसलिए हमने यहाँ पर आम तौर पे हम या 100% केसेस के अंदर रिग्रेशन के अंदर हम लास्ट लाइन के ऊपर वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है मॉडल, यस सर ये जो है एक्टिवेशन फंक्शन हम उस केस में नहीं लगाएंगे ना जब स्केलर रिग्रेशन हो। एक्टिवेशन फंक्शन हम उस केस में लगाएंगे जहाँ पर स्केलर रिग्रेशन हो, नहीं लगाएंगे। राइट। ठीक है, अच्छा कंपाइल, फिर हमने मॉडल को कंपाइल किया, ऑप्टिमाइजर आरएमएस प्रॉप यूज किया, लॉस फंक्शन में हमने, ठीक है, ये हमने इस्तेमाल किया हुआ है, कौन सा है भाई, मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, इस मीन, जी मीन स्क्वायर्ड एरर क्या करता है सारे, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, उसका डिफरेंस, फिर उसका स्क्वायर निकाल लेता है, मीन स्क्वायर बन जाता है। फिर मैट्रिक्स, जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमने इस्तेमाल किया मीन एब्सोल्यूट एरर, कि जो भी एरर की वैल्यू आई है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बताए। अच्छा, क्योंकि ये फंक्शन बनाया हुआ है मॉडल का, बिल्ड मॉडल का, तो इसलिए मॉडल जो है जब हम कॉल करेंगे तो ये मॉडल जो है वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं इसका। अच्छा, मॉडल के हवाले से जो बातें हमने की वो सारी यहाँ पर है। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन हमने 0 1 में वैल्यू नहीं चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद हमने लॉस फंक्शन में बताया कि मीन स्क्वायर्ड एरर इस्तेमाल किया हुआ, डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन एंड टारगेट, दिस इज वाइडली यूज्ड लॉस फंक्शन फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, ड्यूरिंग मैट्रिक मीन एब्सोल्यूट एरर इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्शन एंड द टारगेट। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है भाई, अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू 50,000 थी और प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो 45,000 है, तो यू हैव -5,000 डिफरेंस, एंड इन केस if your system predicts 55,000, then you have plus 55,000 difference. So in both the cases the difference is 5,000, either in positive direction or negative direction, but the difference is 5,000, so we need the absolute value। तो डिफरेंस है, अब वो कम हो के डिफरेंस आया, ज़्यादा हो के वैल्यू गलत हो, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने मॉडल के स्ट्रक्चर के अंदर की बात हो गई। यहाँ पर अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज वैलिडेटिंग योर अप्रोच यूजिंग के फोल्ड वैलिडेशन। के फोल्ड वैलिडेशन जो है वो एक एल्गोरिदम है, एक टेक्निक है जो उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हमारे पास डाटा सैंपल्स जो हैं बहुत कम होते हैं। डाटा सैंपल्स कम होने, ये के जो है वो कैन बी अ वैल्यू, अ न्यूमेरिक वैल्यू, 3 फोल्ड 5 फोल्ड के की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, 4 फोल्ड 5 फोल्ड, जितनी भी आप जो है ना के की वैल्यू अपने कोड में सेट करेंगे तो वो उतने फोल्ड जो है बनेगा। अभी हम फोल्ड की बात करने वाले हैं कि हम फोल्ड को क्या करते हैं। अच्छा, होता क्या है इसके अंदर कि आप अपने मॉडल का जो डेटा सेट है उसको कुछ टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, वो कुछ टुकड़े ही जो है ना वो के की वैल्यू है। अगर आपने 4 रखा है के की वैल्यू, तो आपके पास 4 पीसेस इक्वल साइज में डाटा जो है वो टूट जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 इक्वल चंक्स में डाटा जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इक्वल चंक्स में। ठीक है, अच्छा, अब जितने चंक बनेंगे उतने फोल्ड चलेंगे। फोल्ड का मतलब क्या है, पहले मैं इसको भी समझा दूं कि भाई आपके पास जैसे हमने डाटा जो है, अभी हम नजर आ रहा था कि जब मैं बात कर रहा हूँ फोल्ड 1 की,
ठीक है। तो फोल्ड 1 के अंदर हमारे पास अगर हमने चंक्स बनाए हुए हैं, ठीक है, 3 चंक बनाए हुए हैं, ठीक है। तो होता क्या है, एक हमारे पास जो है ना वो क्या कहलाएगा, ट्रेनिंग का, एक हमारे पास जो है वो कहलाएगा वैलिडेशन और ट्रेनिंग। ये हमारे पास दो हमारे पास ट्रेनिंग के हैं, एक हमारे पास जो है वैलिडेशन का है। अब देखो जब फोल्ड 1 जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये हमारा एक मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल का नाम जो है वो मॉड 1 कर देता हूँ। इस वक्त क्या होगा, इन 2 चंक्स के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग होगी और इस एक चंक के ऊपर जो है वैलिडेशन हो जाएगी। और ये होने के बाद जो है ना हमारे पास फिर कुछ ना कुछ जो है वो एक्यूरेसी आ जाएगी, एक्यूरेसी 1, ठीक है, एक्यूरेसी 1 या लॉस 1 जो है ना वो आ जाएगी। अच्छा, चूंकि अब हमारे पास जो है ना अब दूसरा फोल्ड चलेगा, दूसरे फोल्ड के अंदर क्या होगा, दूसरे फोल्ड के अंदर ये होगा कि ये जो हमारा वैलिडेशन था ना, अब इस चीज को समझिएगा, ये जो हमारा वैलिडेशन था, ये वैलिडेशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और आ जाएगा किसके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर। और ट्रेनिंग वाला जो है ना वो क्या बन जाएगा, हमारे पास वैलिडेशन बन जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इससे जो है वो फायदा क्या होगा। देखें, क्योंकि हमारे पास डाटा कम है, हमारी ट्रेनिंग जो है वो कम हो रही है। अब ये हमारा दूसरा मॉडल चल रहा है, सेम मॉडल में ट्रेनिंग नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारे पास मॉडल जो है वो सेकंड मॉडल है, ये अपना काम करेगा, मॉडल 2, और इससे हमारे पास एक एक्यूरेसी आ जाएगी, एक्यूरेसी 2। अच्छा, इस मॉडल को जो है, जो प्रीवियस मॉडल के मुकाबले में डाटा मिला है वो ज़रा डिफरेंट है। ज़रा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो अगर ये एक ही डाटा होता और कॉन्फ़िगरेशन भी मॉडल की एक ही होती, वही मॉडल होता, वही डाटा होता, और बार बार चलाने का कोई फायदा नहीं, सेम एक्यूरेसी आती। लेकिन इस मॉडल को एक हिस्सा जो है ऐसा मिल गया है इस पार्ट में जो इस मॉडल ने पहले नहीं देखा हुआ, यानी उसके लिए अनसीन है। तो ये आधा डाटा अनसीन हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर पूरा डाटा देते वो सारा सीन होता। और मजे की बात यह है, जिस डाटा पे उसकी वैलिडेशन हो रही है वो डाटा जो है उसके लिए क्या है, टोटली अनसीन डाटा है वैलिडेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास ये फोल्ड 2 हो जाएगा। फिर सिमिलरली हमारे पास जो है वो अगर 3 फोल्ड हमने बनाए हैं तो एक जो है वो तीसरा फोल्ड भी जो है वो चलेगा। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा। ये जो चंक है ये आगे चला जाएगा, ठीक है, यानी वैलिडेशन यहाँ पर आ जाएगा और ये आपके पास जो है वो अब तीसरी दफा में जो है ये वाला चंक जो है और ये वाला चंक, इसके ऊपर जो है वो आपकी क्या हो रही है, ट्रेनिंग चल रही है। तो इस तीसरे मॉडल फोल्ड के लिए भी हमारे पास जो है एक्यूरेसी क्या हो गई है। अच्छा, हर ये सेम मॉडल नहीं रहेगा, हर दफा नया मॉडल जो है वो बन रहा है, मॉड 3, और उसकी नई एक्यूरेसी जो है वो आ रही है। इस तरह हमें फायदा क्या हुआ, इसका मैं दोबारा से जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो सीन ये हो रहा है कि जब डाटा हमारे पास कम था ना, हम एक उसी डाटा के ऊपर अगर बार बार मैं नंबर ऑफ इपॉक्स ज्यादा बढ़ा दूं तो वो डाटा जो है ना ज़्यादा मेमोराइजेशन की तरफ चला जाएगा, ओवरफिटिंग की तरफ चला जाएगा। यहाँ ये फोल्ड में तोड़ने के बाद एक तो है भी डाटा बहुत कम, तो फोल्ड बनाने से क्या हुआ कि हर फोल्ड के अंदर हर मॉडल की एक्यूरेसी
गेट करने के अंदर जो है वो थोड़ा सा डाटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एटलीस्ट डाटा जो है वो क्या हो रहा है, पूरा नहीं चेंज हो रहा, लेकिन हाफ ऑफ द डाटा जो है इन दिस केस वो चेंज हो रहा है। और जिस डाटा के ऊपर वैलिडेट किया जा रहा है वो तो उसके लिए क्या हो रहा है, टोटली जो है वो नया डाटा आ रहा है। और इससे जो है मॉडल की परफॉर्मेंस को जो है वो ज़रा अच्छी तरह से जज किया जा सकता है। तो अब ये 3 मॉडल के 3 अलग अलग स्कोर आ जाएंगे, उसके बाद उसका जो है फाइनल स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा, एवरेज स्कोर जो है वो निकाल लेंगे। तो ये 3 फोल्ड था, अगर ये 4 फोल्ड और 5 फोल्ड और ऑनवर्ड चला जाए तो ये ज़्यादा दफ़ा प्रोसेस चलेगा। इसका कोड जो है वो दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये चंक्स जो है वो कैसे बनेंगे। ठीक है, वैसे पाइथन का कोड है, मैं जल्दी से समझाऊंगा, आपने ज़्यादा मेहनत खुद करनी है उसमें। सबसे पहले k की वैल्यू बता दी हमने यहाँ पर 4, कि हमारे पास इन दिस केस हम 4 फोल्ड बनाना चाह रहे हैं। लेंथ ऑफ ट्रेनिंग डाटा इंटीजर डिवीजन डिवाइड बाय 4, नंबर ऑफ वैल्यू सैंपल, हमारे पास ट्रेनिंग डाटा की लेंथ जो है वो 404 है। तो 101 सैंपल नंबर ऑफ वैलिडेशन सैंपल की वैल्यू आ गई, इसके अंदर वैल्यू आ गई 101। ठीक है, मैं यहाँ डालते जाता हूँ इसको, मॉडल नहीं लिया अभी हमने। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर मैं नम वैल्यू, जी जी सर ये हमारी चॉइस होगी कि हमने कितने फोल्ड्स में डाटा कन्वर्ट करना है। हाँ जी, ये भी आपकी चॉइस होगी कि आपने कितने फोल्ड बनाए। तो अब ये 4 फोल्ड बनेंगे और हमारे पास 404 का डाटा है, तो एक चंक के अंदर जो है वो 101 सैंपल्स जो है वो आ गए। ठीक है, और हमने बोला है कि ईपॉक्स जो है वो 100 ईपॉक्स चलेंगे। ये ऑल स्कोर्स जो हमने सारे हर मॉडल का स्कोर जो है भेजना है, और वो उसका मीन फिर हम यहाँ से निकालेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स का कोड लिखा हुआ, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। के फॉर आई इन रेंज के की वैल्यू फॉर है आई में 0। अभी ये फोल्ड नंबर 0 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या वैल्यू लिखा हुआ आएगा, प्रिंटिंग फोल्ड 0। क्या किया है, अब चंक कैसे बन रहे हैं, बड़ा अच्छा कोड है ये। ट्रेन डाटा के वैलिडेशन डाटा मुझे निकालना है। ट्रेन डाटा के अंदर से हमने बोला आई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यू सैंपल्स कॉलन, यानी ये मैं रॉ में क्या लिख रहा हूँ, आई में हमारे पास 0 वैल्यू आई है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय नम वैल्यू सैंपल 101 है, 0 मल्टीप्लाई 101 ये 0 हो गया। यानी स्टार्ट करो, ट्रेन डाटा को स्लाइस करो 0 से स्लाइस करो, जो मैंने सेलेक्ट किया है ये 0 हो गया। 0 से लेके 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यू सैंपल, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 101 101। तो 0 से लेके 101 तक इंडेक्स जो है वो हमने दे दी ट्रेनिंग डाटा का। 0 से लेके 101 तक का डाटा हमने काट के स्लाइस करके निकाल दिया, उसको डाल दिया वैलिडेशन डाटा के अंदर। इसी तरह जो टारगेट वैल्यूज हैं उनको भी हमने क्या कर लिया, सेम पैरामीटर पे जो है ना स्लाइस करके निकाल लिया। ये यूं समझ लें कि ये वाली बात हो गई, ये पहला चंक मैंने 0 से लेके 101 तक का जो है वो निकाल लिया। अब आगे क्या किया, आगे जो बाकी चंक बचा हुआ है, अब वो ट्रेनिंग डेटा पे रखेंगे ना, जो बाकी चंक बचा हुआ उसको दूसरा नाम देना है, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में तो पूरा डेटा पड़ा है, उसको पार्शियल ट्रेन डेटा कह रहे हैं। यानी जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट जो आ रहे हैं, ये दोनों पार्ट, ये पार्शियल ट्रेन डेटा, ये पूरा ट्रेन डेटा में से एक चंक निकाला, दूसरा चंक निकाला। इसके लिए क्या कोड लिखा भाई, ये np.concatenate, क्योंकि 2 चंक्स को मिलाना है, 2 अलग अलग चंक्स को मिलाना ना, ये 2 अलग अलग, इसको एक साथ नहीं रखेंगे वरना डायनामिक नहीं हो पाएगा। एक ही दफा जो है 101 से लेके ऑनवर्ड तक पूरा स्लाइस दे दूं, ऐसा नहीं करना, आपको भी 2 अलग अलग टुकड़े ही बनाने हैं और उनको कॉन्केटिनेट कराना है। क्या किया अभी, तो अभी ट्रेनिंग डाटा को 0 से लेकर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यू सैंपल्स, क्या बन गया भैया,
0 से शुरू करो और यहाँ से लेके कॉमा जितना भी डेटा आ रहा है और ट्रेंड डेटा 1 + 1 मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, यहाँ से लेके ऑनवर्ड जितना भी डेटा आ रहा है और एक्सिस 0 दे दिया यहाँ पर। यानी आगे के दोनों चंक्स को कॉन्केटिनेट करके क्या बना दो, ट्रेंड डेटा बना दो। इसी तरह से पार्शियल टारगेट्स का डेटा भी निकाल लो। ट्रेंड टारगेट ये अभी आ रहा है 0 पे, अब जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो k की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1। अब ये हो जाएगा 1 × 101। अब वैलिडेशन डेटा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 101 से लेके 1 + 1 × 202 तक, 101 से 202 तक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह टारगेट भी शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह कॉन्केटिनेशन में जो है वो आपके पास अब ये 2 वाले चंक सिलेक्ट होंगे इसके अंदर, यानी अब बीच वाला चंक जो वैलिडेशन बन गया है वो सिलेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये वाला डेटा और ये वाला डेटा 2 चंक जो है वो सिलेक्ट होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह ये हर दफा लूप में वैल्यू चेंज होती रहेगी और चंक जो है वो शिफ्ट होते रहेंगे। आखिर में क्या किया इस लूप के अंदर, जब पहला चंक बनेगा, पहला सेट बनेगा, तो आपका मॉडल जो है वो बिल्ट होगा। मॉडल भी लूप के अंदर रखा हुआ, हर दफा नया मॉडल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हर दफा नया मॉडल क्रिएट हो रहा है। फिट मेथड चल रहा है, पार्शियल ट्रेंड डेटा दिया, पार्शियल ट्रेंड टारगेट्स दिए, इपॉक्स नंबर ऑफ इपॉक्स की वैल्यू दी हुई है, बैच साइज 1/1। वर्बॉस को आप लोग 1 कर दीजिएगा ताकि कैलकुलेशन जो है वो नजर आए। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडल को जब इवेल्युएट करेंगे वैलिडेशन डेटा के ऊपर, वैलिडेशन टारगेट के ऊपर, तो आपकी 2 वैल्यूज रिटर्न आएंगी, वैलिडेशन का स्क्वायर्ड एरर और वैलिडेशन का एब्सोल्यूट एरर। और हम अभी एब्सोल्यूट एरर को अपनी उस वाली लिस्ट में जो है वो भेजते रहेंगे। मैं इस कोड को लेके जाता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, ये हो गया। बिल्ड मॉडल हुआ, ये हमारे पास इवैल्यूएशन हुई, ये हमारे पास ये भी फॉर लूप के अंदर आएगा, ये भी फॉर लूप के अंदर, ये भी फॉर लूप के अंदर, और ये भी जाएगा। ठीक है, वर्बॉस 1 कर देता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन चलती भी नजर आए। ये वर्बॉस क्या है? वर्बॉस वो जो कैलकुलेशन नजर आ रही होती है ना हमें चलती हुई, ये वो कैलकुलेशन जो है वो होती है। ठीक है, अगर 0 कर देंगे तो फिर हमें कैलकुलेशन नजर नहीं आएगी, डायरेक्टली जो है वो सिर्फ क्या हो रहा होगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा, फाइनली हमें कैलकुलेशन जो है ना वो नहीं मिलेगी। अच्छा जी, तो सिर्फ ये वर्बॉस हमने 1, जी वर्बॉस 1, सॉरी सर, सिर्फ वर्बॉस 1 का क्या पर्पस है यहाँ पे? और भी कुछ ये यही तो मैं बता रहा था कि वर्बॉस 1 का मतलब होता है कि कैलकुलेशन जो होती है, लूप्स चल रहे होते हैं, इपॉक्स चल रहे होते हैं, नजर आते हैं हमें। अगर 0 कर दूंगा तो ये चलते हुए नजर नहीं आएंगे, बस थोड़ी देर बाद वहाँ पर डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगर 1 कर दूंगा तो ये चलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, मॉडल अभी मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, फंक्शन है जो कॉल होगा वहाँ पर।
validation data, validation target values, partial data target values. इसको चलाता हूँ। लुक कैलकुलेशन नजर आ रही है, ये वर्बॉस की वजह से जीरो फोल्ड चल रहा है, फर्स्ट इपॉक चल रहा है, इसके बाद एक्यूरेसी जो है वो आएगी। इट विल टेक टाइम क्योंकि 100 इपॉक से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, डेटा कम है। ये भी ट्रेनिंग लॉस और ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो नज़र आ रही है, और इपॉक्स भी हमने 100 चलाए हुए। अब ये फोल्ड 1 शुरू हो गया, पहले 0 था, अब ये 1 शुरू हो गया। 1 शुरू हो रहा है तो मॉडल रिक्रिएट हो रहा है जी। जाता है ये फिर कम होता है, ये लॉस बढ़ता क्यों बीच में? लॉस बढ़ता क्यों है? देखिए ये बात ये है कि जब आप किसी को ओवर ट्रेंड करेंगे ना, जिस तरह हमने पिछले वाले केस में देखा था कि हमारे पास ओवर फिटिंग आ रही थी, याद, लॉस एकदम से कम होते होते लॉस क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। मैं आपको यहाँ दिखाऊं जब तक इपॉक्स चल रहे हैं, इसी एग्जाम्पल में दिखाऊं। दिस वाज द केस के ट्रेनिंग लॉस जो है वो क्या हुआ, वो कम से कम होते चला जा रहा है, लेकिन वैलिडेशन लॉस जो है वो क्या होना शुरू हो गया, दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब होता है कि इस जगह से जो है वो क्या हो गया, ओवर फिटिंग जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, यानी यहाँ से जो मॉडल है वो जवाब गलत देना शुरू हो गया है, ओवर ट्रेंड हो चुका है, ओवर फिटिंग हो चुकी है। फोल्ड 2, फोल्ड 0, 1, 2, फोल्ड 3 हो गया स्टार्ट। हुआ, उसके बाद एक रिजल्ट हुई है। ठीक है, ये हमने क्या दिया था अपने मॉडल को, ये हमने अपने मॉडल को यहाँ पर फिट पे तो सब आ गया, फिर हमने अपने मॉडल को क्या दिया हुआ था, इवेल्युएट करो वैलिडेशन डाटा और वैलिडेशन टारगेट के ऊपर। यहाँ तो हमने पार्शियल ट्रेन डेटा दे दिया, अब हमने वैलिडेशन करवाई उसकी। ठीक है, उन चंक्स के ऊपर जो हमने सेपरेट किए थे, तो उसने आखिर में जो हमें रिजल्ट दिखा दिया है वो वैलिडेशन का। हर मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जहाँ ये खत्म हो रहा है 31, 32, 38 लाइक दिस। हर दफ़ा ये 303 खत्म करेगा, उसके बाद वैलिडेशन का लॉस और ये जो 4/4 आ रहा है, हर एक फोल्ड के बाद ये रिजल्ट दिखा रहा होगा। हर एक फोल्ड के बाद जहाँ फोल्ड खत्म होगा वहाँ जो है ये लिखा है। फोल्ड 0 खत्म हुआ, फोल्ड 1 खत्म, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कहाँ रखा हुआ है, लूप के अंदर रखा हुआ है, फॉर लूप के अंदर। तो हर दफ़ा जो है वो ये दिखा दिया उसने। उसके बाद हमने हमारे पास जो भी डाटा आया है यहाँ पर, हर दफ़ा हम इसको अपनी लिस्ट के अंदर अपेंड करा रहे हैं। तो अब आखिर में जाके अपनी लिस्ट देख लेते हैं।
हमारी लिस्ट में क्या बचा? ऑल स्पोर्ट्स की हमारी लिस्ट थी, के अंदर हमारे पास ये 4 फोल्ड चले हैं। 4 फोल्ड में ये हमारे पास जो है ना एब्सोल्यूट एरर हमने भेजा है इसके अंदर। फाइनली हम क्या करते हैं कि भाई इसका क्या निकाल लेंगे, मीन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। मीन निकाल लें, एवरेज निकाल लें। आपके पास क्या होता है फार्मूला भाई इसका? लिस्ट है ये। हैं? मीन ऑल स्पोर्ट्स, ठीक है सर। ऑन एवरेज हर मॉडल ने जो है वो कितना दिया है? 2.4 जो है वो एब्सोल्यूट लॉस दिया है, यानी $2,400 जो है वो कम ज़्यादा जो है वो ऑन एवरेज जो है वो प्रिडिक्ट किए हैं। रिस्पेक्टेड सर, यस, सर ये जो के फोल्ड वैलिडेशन करते हैं हम, ये बेस्ट फिटिंग मॉडल को चूज करना होता है कि जिसका मीन लेस हो, वो बेस्ट फिटिंग मॉडल होगा। मतलब ये इसका पर्पस समझा दें कि क्यों करते हैं। इसका पहला पर्पस तो ये है कि हम कम डाटा के ऊपर ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री ट्रेनिंग जो है ना वो कैसे हासिल कर सकते हैं। पहला पर्पस तो ये है, मिनिमम ठीक है। कितना कम से? अगर हमारे पास जिस तरह यहाँ हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड हैं, 400-500 रिकॉर्ड हैं, अगर हमारे पास हज़ारों की तादाद में रिकॉर्ड हैं तो शायद इनफ हो जाता है डाटा। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो डाटा हंड्रेड्स में है और हम डीप लर्निंग का मॉडल लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप के फोल्ड, हज़ारों में भी के फोल्ड चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डाटा हो तब भी चला सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ओवर कैलकुलेशन हो जाएगी। तो डाटा बहुत ज़्यादा है, उस पर से फिर हर दफ़ा जो है ना वो आप के फोल्ड चला रहे हैं, चंक्स में 4-4 दफ़ा मॉडल चला रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा नहीं होता। बस जहन में रखेंगे अगर हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो आप के फोल्ड की तरफ जो है ना वो चले जाएं। इसमें से हम के फोल्ड चलाने के बाद हमने क्या किया है, ये ऑल स्कोर्स आ गए, उसका मीन निकाल लिया हमने, ठीक है, उसने हमें बता दिया। हर इपॉक का लॉग अगर आपने सेव करना है तो कोड चला लें, आपके पास जो है ना हिस्ट्रीज आ जाएंगी। अच्छा, प्लॉट करके भी देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू हुआ था, एकदम जो है वो वैलिडेशन एब्सोल्यूट एरर जो है वो कम ज़्यादा होता रहा है। अच्छा, इट मे बी डिफिकल्ट टू सी द प्लॉट ड्यू टू स्केलिंग इश्यूज एंड रिलेटिवली हाई वेरिएंस। अच्छा, अगर आपके पास प्लॉट सही नहीं आ रहा है तो ये प्लॉट के ऊपर जो है ना थोड़ी फैक्टर 9 वगैरह लगा के, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की, कोई ऐसा मसला नहीं है अगर नहीं करना चाह रहे। अब फाइनल मॉडल जो है ना वो ट्रेन करना है, ठीक है। जब आप मॉडल के पैरामीटर्स ट्यून कर लेंगे, जिन पैरामीटर्स के ऊपर आपका एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस प्लॉट वैलिडेशन एब्सोल्यूट एरर स्टॉप्स इम्प्रूविंग सिग्निफिकेंटली आफ्टर 80 इपॉक्स। 80 इपॉक्स के बाद जो है वैलिडेशन जो है बढ़ना शुरू हो गया। ये पॉइंट है 100 इपॉक्स, 80 इपॉक्स के बाद जो है ये बढ़ना शुरू हो गया। तो आप जब मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे तो फ्रॉम स्क्रैच जब आपने देख लिया वैलिडेशन के अंदर कि मेरे मॉडल की ये कॉन्फ़िगरेशन बेहतर है, तो हम रीबिल्ड करते हैं ना मॉडल को। मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, वी विल रीबिल्ड आवर मॉडल ऑन ऑल दोज पैरामीटर्स जो हमने वहाँ पर एक्सपोज करवाए। 80 इपॉक्स बेस्ट है, बैच साइज ये बेस्ट है, ट्रेंड डेटा टेस्ट डेटा दे दिया और इवेल्युएट कर लिया टेस्ट और टारगेट के ऊपर, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका टेस्ट स्कोर का ये आ जाएगा 2.55। हमेशा याद रखेंगे जब भी हम वैलिडेशन के डेटा के साथ कर रहे होते हैं मॉडल को ट्रेन, तो उस वक्त हम ट्यूनिंग वगैरह सब कर लेते हैं।
टेस्ट डेटा जो है वो हम सबसे बाद में देते हैं। वैलिडेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि हम अपना टेस्ट डेटा एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे जब तक हम डैम श्योर ना हो जाए कि हमारा मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है। और जिस वैलिडेशन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप सेटिस्फाई हुए हैं, उसी वैलिडेशन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप मॉडल को रीबिल्ड करते हैं और उससे फिर ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों डेटा पे जो है वो आप अपना काम कर लेते हैं। पूरा ट्रेनिंग, अब यहाँ पर वैलिडेशन वाले पार्शियल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने किया था जब वैलिडेशन करना चाहते हैं, स्क्रैच से ट्रेन किया और ओरिजिनली जो आपका फुल डेटा था ट्रेनिंग का वो टारगेट, और फुल डेटा जो टेस्ट का था और टारगेट वो आपने नए सिरे से मॉडल को क्रिएट करके दे दिए, क्योंकि आपको पता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर रिजल्ट जो हैं वो ठीक ठाक आने वाले हैं। ठीक है, के फोल्ड समझ में आ गया सबको क्या काम कर रहा है? कोई सवाल है तो इसमें पूछें। सर एक टॉपिक आइट्रेशन इन के फोल्ड है, वो भी प्लीज आप आइट्रेटिव, काइंडली समझाइए। वो आगे है, आइट्रेटिव के फोल्ड वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है। ये जो के फोल्ड चला है ये भी मैं पूरा प्रोसेस भी 2-3 दफा रिपीट कर रहा हूँ, यानी उसके ऊपर भी फर्दर लूप लगाओ, डबल लूप लगाओ। एक बार लूप चलेगा, उसके बाद एक अंदर वाला लूप चलेगा, तो वो 4 दफा फोल्ड चलाएगा। प्रोसेस खत्म हो गया, ऑल मीन स्कोर्स आ गए, मीन भी अब 3 दफा कैलकुलेट हो जाएगा जितनी दफा आप चलाएंगे। वो आइट्रेटिव होता है, वो चैप्टर नंबर आगे चैप्टर में है, इस चैप्टर में आइट्रेटिव के फोल्ड चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये वाला के फोल्ड वैलिडेशन है। और उसके बाद उन्होंने आगे जो है आइट्रेटेड के फोल्ड लगाया है कि भाई के फोल्ड को भी जो है के मॉडल्स को भी पी मल्टीप्लाई बाय के कर दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। के फोल्ड वैलिडेशन को भी मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्या कर दिया जाए, अप्लाई कर दिया जाए। सर जरूरत इसका क्या पर्पस होता है आइट्रेशन इन के फोल्ड? इसका पर्पज भी सिमिलरली के फोल्ड की तरह ही है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे थे, अगर मैंने 4 फोल्ड चलाए हैं तो हमारा लूप जो है वो हमें 4 दफा चलेगा, उसमें 4 दफा मॉडल क्रिएट होंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन मैं 4 नहीं, मैं चाह रहा हूँ 12 दफा चलाना, समझिएगा बात को। अच्छा, 12 जब मैं फोल्ड 12 करूंगा तो मेरे डेटा का साइज कितना छोटा छोटा हो जाएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा ना डेटा। समझ रहे मेरी बात? ये डेटा जो मैंने 3 चंक्स में तोड़ा है, अगर मैं इसको 12 फोल्ड चलाना चाह रहा हूँ तो ये अगर 12 में टूट जाए तो बहुत ही कम ट्रेनिंग डेटा रह जाएगा हर फोल्ड के अंदर, यस सर। तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, मज़ा ही नहीं आएगा, उतना काम भी सही नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। तो फिर हमने एक काम किया, हमने कहा यार 12 दफ़ा चलाना है ना, तो एक काम करो, आप क्या करो, ये चल रहा है ना 3 दफ़ा, इसको एक आउटर लूप में रख दो। ये तो अंदर वाला लूप चल रहा है, ये अंदर वाला फॉर लूप है जो इसको 3 दफ़ा चला रहा है। ये 3 दफ़ा मॉडल क्रिएट होगा, मॉड 1 मॉड 2 मॉड 3 क्रिएट हो गया। बाहर भी मैंने एक क्या किया हुआ है, आउटर लूप लगाया हुआ है जो क्या कर रहा है, 3 दफ़ा चला। तो अब जब ये लूप पहली दफ़ा चलेगा तो ये कितने मॉडल बनेंगे, 1 2 3, ये लूप खत्म हो गया, 3 दफ़ा चल गया। अब ये लूप दूसरी दफ़ा चलेगा, फिर कितने मॉडल बनेंगे, 1 2 3। फिर ये लूप तीसरी दफ़ा चलेगा, फिर कितने मॉडल बनेंगे, 1 2 3। तो इस तरह ये 9 दफ़ा जो है ना मॉडल बन जाएंगे, और डेटा साइज जो है ना वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अगर मैं इसको 9 में तोड़ूंगा तो वी विल हैव प्रॉब्लम, ये डेटा जो है ना बहुत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 3 साइज मैं बना दूं यहाँ पर तो प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आइट्रेटिव के फोल्ड लगाना चाहते हैं कि डेटा अगर क्या है बहुत ही कम है और ज़्यादा फोल्ड चलाने हैं तो फिर आइट्रेटिव का तरीका इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि नंबर ऑफ फोल्ड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। ठीक है,
और ये मज़े की बात ये है कि सेम डाटा नहीं रहेगा, हर दफ़ा वो शफल कर लेगा, तो डाटा भी जो है ना मिक्सअप हो जाएगा। वरना ये वाला इशू आएगा कि यही सेम मॉडल अगर 3 दफ़ा और चल जाए तो क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जब डाटा शफल हो जाएगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ एक्यूरेसी जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, समझ में आई बेटा? ये बात क्लियर हुई? जी सर, थैंक यू सर। ओके, अच्छा ये अब देखो यार, आप लोगों का थोड़ा काम करना है भाई कि 3 एग्जाम्पल्स तो हमने कर लिए हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स के अंदर जो है ना वो आपने चेंजेस करनी है, इसको बहुत सारी दफ़ा करना है। ये पिछली एग्जाम्पल के अंदर भी जो है ना फर्दर एक्सप्लोरेशन का टास्क दिया था आपको, मुझे नहीं पता आप लोगों ने अभी तक उसको डिस्कस भी नहीं किया। इस तरह के ना फर्दर एक्सपेरिमेंट कि भाई स्मॉलर लेयर कर लें, अगली दफ़ा हिडन लेयर जो है ना वो कम ज़्यादा कर लें। ये आप करें डिफरेंट मॉडल्स को जो है वो क्रिएट कर करके, ताकि आपकी इंट्यूशन, आपका एक्सपोजर, आपके एक्सपीरियंस जो है ना मॉडल के साथ थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाए। आपको पता लगने लगे कि क्या चीज़ चेंज करने से किन चीज़ों के अंदर चेंजेस जो है ना वाकई हो रही हैं। तो आइंदा फिर जब आपके सामने डेटा सेट्स होंगे, जब आप सोचना शुरू करेंगे, तो आपकी सोच की डायरेक्शन जो है बड़ी सही होगी और आप जल्दी अच्छे मॉडल को जो है ना वो एक्वायर कर लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपने करनी है मुख्तलिफ तरह से। इसको जो है ना चेंज करके मॉडल का स्ट्रक्चर जो है ना वो आपने चेंज करना है। हर दफ़ा लेयर्स बढ़ानी है, साइज ऑफ लेयर्स बढ़ाना है, कम करना है, लॉस फंक्शन चेंज करके चेक करना है, एक्टिवेशन फंक्शन को चेंज करके चेक करना है। तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करें आप लोग, ठीक है, और करने चाहिए, मतलब ये ऑप्शन पे ना रखें, लाजमी करें इसको। चैप्टर नंबर 4 जो है फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग, ये आपने जो है ज़्यादातर थ्योरेटिकल है और वो सारी डिस्कशन है जो मैंने कोशिश की है कि चैप्टर 2 और 3 के अंदर ही मैं उसको कवर करता हूँ, ठीक है। लेकिन आगे जो ओवरफिटिंग का सेक्शन है, हाउ टू फाइट ओवरफिटिंग, वो हमें डिटेल में पढ़ना है। और यहाँ पर जो है आप देखें, सबसे पहले क्या है, 4 ब्रांचेस ऑफ मशीन लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है सबको मालूम है, कोई बताएगा भी व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? तो सुपरवाइज लर्निंग में हम सैंपल देते हैं और लेबल भी देते हैं। हम बता रहे हैं, मॉडल को पढ़ा रहे हैं कि ये सैंपल मॉडल, है, ये इनपुट है, ये टाइप आउटपुट है। ऑफ, yes, a type of model in which we provide data along with the target values or labels to the system। तो ऐसी जो मॉडलिंग है, ऐसी जो लर्निंग होती है वो सुपरवाइज लर्निंग होती है। अब तक हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं और आपने जितनी एग्जाम्पल्स भी देखी और सुनी होंगी, उसमें से 90% एग्जाम्पल्स जो हैं वो सुपरवाइज लर्निंग ही है। या एक्चुअली जितनी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आप AI एप्लीकेशन देखते हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो सुपरवाइज लर्निंग से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। जिसमें कुछ मुश्किल नाम यहाँ पे आ रहे हैं। सीक्वेंस जनरेशन, पिक्चर का कैप्शन सजेस्ट करना है, नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्ट करना है, सिंटेक्स ट्री प्रेडिक्शन, भाई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स, ये सब सारे जो है ना वो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है। क्लासिफिकेशन के, रिग्रेशन के, सब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आती है। इमेज के पार्ट्स को सेगमेंट करना। दूसरी हमारी जो लर्निंग है वो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, बताइए भाई। तो उसमें हम सिर्फ ट्रेनिंग डाटा देते हैं और मॉडल जो है खुद ही क्लस्टर्स फॉर्म कर लेता है आउटपुट के हाँ रिप्रेजेंटेशन। इसका ये ज़्यादातर जो है इस्तेमाल होता है क्लस्टरिंग के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर हम डाटा देते हैं, लेबल्स हमारे पास नहीं होते, लेकिन क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स लगा लेते हैं कुछ हम इस्तेमाल करके जो है अपने डाटा को
पूरे डाटा के ग्रुप्स बना लेते हैं, क्लस्टर्स बना लेते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जो है वो एक ग्रुप में, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ज़्यादातर ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन और क्लस्टरिंग के अंदर जो है ना वो माने जाते हैं। और ये क्लस्टरिंग या डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ये प्री स्टेप होता है, यानी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ प्री स्टेप टू सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है ना, कि सुपरवाइज्ड लर्निंग करने से पहले अगर हमारे पास लेबल वगैरह नहीं है तो फिर हमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करके ग्रुप्स ऑफ डाटा बनाने पड़ते हैं, फिर उनकी लेबलिंग जो है ना आसान हो जाती है। डाटा विजुअलाइजेशन ज़्यादा इसके अंदर काम डाटा विजुअलाइजेशन का होता है, डाटा डीनॉइजेशन का होता है, क्लींजिंग का होता है, कोरिलेशंस जो हैं डाटा के अंदर मालूम करने हैं। जितना भी हम काम डाटा से रिलेटेड करते हैं वो सारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो है वो आता है। फिर हमारे पास सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग की ब्रांच मानी भी जाती है और नहीं भी मानी जाती। कुछ लोग यहाँ से लिखा भी हुआ है specific instance of supervised learning but it different enough that it deserves its own category। ये इतनी डिफरेंट है कि राइटर कह रहे हैं कि मैं तो समझता हूँ कि इसको अलग कैटेगरी मिलनी चाहिए। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारा मॉडल जो है वो डाटा से खुद जो है ना लेबल्स क्रिएट करता है। अच्छा, अब आपको अभी ये समझने की जरूरत नहीं कि वो कैसे करता होगा, ठीक है। कभी आप एडवांस जब एआई पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह तो फिर आप ऑटो इनकोडर्स वगैरह पढ़ेंगे या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स और इस तरह के कंप्यूटर विजन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे होंगे। तो फिर ऑटो इनकोडिंग वगैरह के अंदर जो प्रोसेस है वही ऑटो इनकोडिंग का जो प्रोसेस है वही सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाता है, जिसके अंदर मॉडल खुद जो है ना अपने एनोटेशन या अपने लेबल्स जो है वो जनरेट करता है। इंसान जो है ना वो लेबल जनरेट नहीं करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये हमारा चौथी जो है ब्रांच है मशीन लर्निंग की। किसी को आइडिया है इसके बारे में? हाँ भाई, इसका आइडिया नहीं है। कुछ तो पढ़ाओ। मेरे ख्याल में ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है वो जो रिजल्ट से ऑब्टेन करता है ट्रेनिंग। हाँ बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो एक ऐसी लर्निंग कैपेसिटी है और ये बहुत ही यूजफुल है, लेकिन अभी मुश्किल से इसमें काम हो रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इसमें काम पता नहीं रिसर्चर्स कर रहे होंगे, लेकिन अभी इसमें इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो नहीं आई। लेकिन ये अगर ये आ गई प्रैक्टिकल में तो इट विल बी अ बिग चेंज इन द टेक्नोलॉजी। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हम ऐसी लर्निंग होती है जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग में डाटा और लेबल्स दो होते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सिर्फ डाटा होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो हमारा मॉडल है उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, डाटा लेबल वगैरह कोई इंफॉर्मेशन, बस ये मालूम होता है कि ये इन्वायरमेंट है या ये डाटा है के अंदर जाना है। अब वो लर्निंग करता है डाटा के अंदर, उसके एल्गोरिदम्स होते हैं, रिवॉर्ड बेसिस एल्गोरिदम कहलाते हैं। इस तरह इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई गूगल की जो डीप माइंड टीम थी ने सक्सेसफुली रीइंफोर्समेंट लर्निंग कराई गेम्स के अंदर, और गो गेम जो था, चेस वगैरह का गेम था ये, इसके अंदर उसके एक्सपर्ट्स को, चेस के एक्सपर्ट थे, उन्हीं से सीख थे खेल खेल के सिस्टम ने, एल्गोरिदम ने फिर उनको ही हरा दिया, ठीक है ना। और रिवॉर्ड बेसिस पे होता है कि वो स्टेप्स लेता है, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलते हैं, नेगेटिव रिवॉर्ड मिलते हैं, जीरो रिवॉर्ड मिलता है, पॉजिटिव रिवॉर्ड की और इन सब बेसिस पे वो लर्न कर रहा होता है कि ये स्टेप मैंने नहीं लेना